रिकॉर्डिंग। सबको मेरा नमस्कार। आज हम व्यक्ति और समाज पे जो चर्चा चल रही है उसी को सही रखेंगे। जो आज का कोटेशन है वो है 5030 से लेकर 5042 तक। जो जिन मुद्दों पर, जिन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है, मैं उसको पहले आपके सामने रख देता हूँ। पहला जो बिंदु है वो है भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति, परिवार और समाज के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयासों की समीक्षा। दूसरा है लोकतंत्र, इस्लाम, ईसाईयत और साम्यवाद के प्रभाव में परिवार और समाज व्यवस्था की स्थिति। तीसरा है आरंभिक राजनेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवार और ग्राम व्यवस्था की भूमिका। और चौथा है प्राकृतिक व्यवस्था के सशक्तिकरण में हमारा योगदान। तो ये है वो चार बिंदु जिन पे हम चर्चा करेंगे। जो पहला बिंदु है वह कहता है कि भारतीय संविधान ने आजादी के बाद व्यक्ति, परिवार और समाज के व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध है उसको कैसे प्रभावित किया। ये जो इशू है इसमें हमें ये देखना है कि भारतीय संविधान ने व्यक्ति, समाज और परिवार के बीच में जो संबंध है उसमें कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उसकी भूमिका नकारात्मक ही रही। जब संविधान बना उस वक्त जो हमारे संविधान सभा में थे, या जो हमारा संविधान है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेड था, आयातित था। हमने जो पश्चिमी सभ्यता है उन्हीं देशों के संविधान का हमने नकल किया। वहां पे पश्चिम में जो परिवार, समाज और व्यक्ति की जो धारणा है वो हमारे यहाँ से बिल्कुल भिन्न है। जब हमने उनके आदर्शों पर उसको तोड़ना शुरू किया, उनको रखना शुरू किया, तो इससे अव्यवस्था फैल गई। यहाँ पे एक बात देखने लायक है कि हमारे यहाँ व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के अधिकारों की स्पष्ट सीमाएं हैं। चारों के अधिकार निश्चित हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये रही कि हमारे संविधान ने इन सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। जो भारतीय समाज, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उस पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो पश्चिमी देशों के संविधान है या जो उनकी मानसिकता मानसिकता थी उसी के रूप तैयार किया। इससे हमारा जो समाज है उसमें अव्यवस्था ही फैली। इससे हमें नुकसान ही हुआ। एक बात और आती है जो इसका दूसरा बिंदु है लोकतंत्र, इस्लाम, ईसाईयत और साम्यवाद के प्रभाव में परिवार और समाज व्यवस्था की स्थिति। ये जो घालमेल है, लोकतंत्र, इस्लाम, ईसाईयत और साम्यवाद का जो घालमेल है, जो वर्तमान में चल रहा है हमारे देश में, वह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को समाप्त कर रही है। आज हालत ये है कि हमारे यहाँ परिवार और समाज जो जो कमजोर है, जो आज कमजोरी है उसकी, वो पहले कभी नहीं रही। अब जो इस्लाम
साम्यवाद, लोकतंत्र ने हमारे परिवार पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे समाज पे हमले करने शुरू किए। और दुर्भाग्य यह है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो हमारा संविधान है, हमें उसी के अनुसार ही चलना है। जो चीज हमारे खिलाफ है ये जानते हैं, परंतु बाध्यता यह है कि हमें उसी के अनुसार चलना है। इसका उपाय भी नहीं है। और इसने जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा जो हमारी संस्कृति है, उसको पूरी तरह से खत्म किया। अब जैसे कि उदाहरण देता हूं, साम्यवाद है। साम्यवाद ने नारीवाद के नाम पर, दलितवाद के नाम पर, अल्पसंख्यकवाद के नाम पर जो यहाँ की व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न किया। जो कानून बन रहे हैं, चाहे वो विवाह के मामले में हो, या उत्तराधिकार के मामले में हो, या संपत्ति के मामले में हो, वो सारे वामपंथी दृष्टि से बनते हैं, जो कि हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी परंपरा है, वो प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, हाँ, हिंदू संस्कृति में तलाक नहीं था। तलाक या डिवोर्स शब्द नहीं था। लेकिन 1957 में ये डाला गया, डिवोर्स या तलाक। जब ये डाल दिया गया तो यहाँ हिंदुओं में बात बैठ गई कि हम तलाक भी दे सकते हैं। तो इसने धीरे धीरे ही हम हमारी जो विवाह संस्था है उसको प्रभावित किया। जो या जो हमारे कानून है, दहेज एक्ट है, या इसके अलावा घरेलू हिंसा के मामले में जो कानून है, वो भी वामपंथी विचारधारा से ही प्रेरित है। और ये जो जितने भी कानून हैं, ये सभी हमारे परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस्लाम, ईसाइयत भी धर्मांतरण के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है उसको तहस नहस कर रहा है। अब हम आते हैं, जो तीसरा बिंदु है वह है प्रारंभिक राजनेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवार और ग्राम व्यवस्था की भूमिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो हमारे प्रारंभिक राजनेता रहे, उनके मन में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है या पारिवारिक व्यवस्था है, उसके प्रति किसी भी तरह का आदर भाव नहीं था। ये बहुत ही कड़वी बात है, मगर ये सत्य है। अध, अधिकांश जो नेता थे उस वक्त, या तो वामपंथी थे, या फिर पश्चिमी प्रभाव में थे। जो हिंदू संस्कृति को मानते थे, या जो उस तरह के थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। और वो उस जगह पे मौजूद नहीं थे जहां से कुछ कर सकते थे। नेहरू और अंबेडकर जैसे नेताओं ने मिलकर हिंदू कोड बिल लाया। जो हिंदू कोड बिल लाया गया, उसने जो हमारी हजारों सालों की जो परंपरा थी, जो हमारे विवाह, परिवार, उसे उत्तराधिकार के जो नियम थे, सबको उसने एक ही बार में खत्म कर दिया। और उसके जगह पे जो पश्चिमी सभ्यता पे जो आधारित
कानून थे उसको यहाँ पे आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा भी पश्चिमीकरण हो गया। आज स्थिति ये है कि हम जो अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, उससे हम कट चुके हैं। एक बार नेहरू के पास फ्रांस से कुछ लोग मिलने आए। वे लोग भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित थे। उन्होंने आकर बोला कि देखिए, हम आपकी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको हम अच्छा मानते हैं। हम चाहते हैं हम उसका प्रचार करें। नेहरू ने जवाब दिया कि हम तो इस संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, इस संस्कृति को तो हम खत्म करना चाहते हैं। ये सुनकर वो लोग अवाक रह गए। नेहरू ने एक जगह बोला है कि आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मैं जो हूं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। अब जो व्यक्ति के विचार इस तरह के हों, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया, तो फिर ये तो होना ही था। और परिवार और ग्राम व्यवस्था की तो बात ही अलग है। अब जो संविधान सभा में अधिकांश व्यक्ति थे, उन लोगों को जो हमारी ग्राम व्यवस्था है या परिवार व्यवस्था है, उसके प्रति उनको उतना जानकारी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं रखा और उनके मन में जो आया कानून बना दिया। चौथा जो पॉइंट है, प्राकृतिक व्यवस्था के सशक्तिकरण में हमारा योगदान। ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उससे हमारा आशय है या तो हम प्रकृति की बात कर सकते हैं, या इसे दूसरा आशय ये है कि जो हमारी प्राकृतिक अधिकार हैं या जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके बारे में हम बोल सकते हैं। इसमें हमारा ये कहना है कि चाहे प्राकृतिक व्यवस्था हम हमारी जो रहे, चाहे जल जंगल जमीन हो, या हमारे प्राकृतिक या मौलिक अधिकार हो, या हमारी संस्कृति हो, उसको इम्पावर करना, उसको मजबूत करना हम सबका कर्तव्य है। चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो, राज्य हो या सरकार हो। और इस व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप करना भी गलत है। ये जो बात है कि अनावश्यक हस्तक्षेप, काफी बड़ो है वो। देख रहे हैं कि कितने ही ले आया तू? चाहे जल हैं? जंगल हो या हम हमारी व्यवस्था, चावल नहीं सरकार या राज्य के द्वारा हस्तक्षेप हो रहा है। बड़ो। तो यही जो बातें थी मैंने आपसे बोली। तो आज का विषय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। और कोई भाई अपनी बात रखे? सभी बंधुओं को नमस्कार। जी भैया, बताएं। आज जो है भाई साहब हमारे एक पड़ोसी मिले हमको, और उन्होंने बताया कि भाभी जी आपकी निंदा कर रही थी। हमारे पड़ोस में एक भाभी जी हैं, पड़ोसी हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा अच्छी बात है यार, इसके मतलब हम उनके कुछ खास हैं। कहना ऐसा क्यों? हम कहे वो अपनी पति का निंदा करती हैं, अपनी बेटी की निंदा करती हैं,
अपने बेटे की निंदा करती हैं, अपनी माँ की निंदा करती हैं, और कभी कभी तो अपनी भी निंदा कर लेती। बस उनका ये बस नहीं चलता है कि वो अपने गाल पे थप्पड़ों की बरसात नहीं करती हैं। दुर्भाग्यवश हमारा समाज, हिंदू समाज ऐसे ही हो गया है। बिना ड्राइवर की गाड़ी हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस्लाम की एक धार्मिक व्यवस्था है जो उसके परिवार में दखल देती, उसके जीवन में दखल देती है। ईसाईयत की एक धार्मिक व्यवस्था है जो उसके परिवार और जीवन में दखल देती है। हिंदुज्म की ऐसी कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है जो उसके परिवार और उसके जीवन में दखल दे। हिंदुज्म एक ऐसी व्यवस्था है जो उसे स्वतंत्र मानव बना देता है। और ऐसी स्थिति में लोग धर्म से कंट्रोल हो रहे हैं और धर्म से जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हमारे मनीषियों ने जो व्यवस्था दी है उसमें उन्होंने बताया है कि धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, तो जीवन जीने के लिए व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था कोई है नहीं। हम इतने गरीब हो गए थे, इतने दीनहीन हो गए थे। गरीब व्यक्ति व्यवस्था प्रयास नहीं रहता है। कितना भी प्रेम से आदमी आपको पानी दे, अगर उसके पास बढ़िया लोटा नहीं है, बढ़िया सोफा नहीं है, बढ़िया कपड़ा नहीं पहना है, तो आपको वो सम्मानपूर्ण हो सकता ना लगे। लेकिन अच्छे कपड़ों में अच्छी जगह पर बैठ के आपकी तरफ पैर करके अगर आदमी कोई आपको पानी दे दे, तो कभी कभी लोग सौभाग्य समझ लेते। ऐसी स्थिति परिस्थिति में हिंदुज्म की जो व्यवस्था है, जीवन जीने की व्यवस्था, वो खत्म हो गई थी। हमारे यहाँ परिवार टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आर्थिक और जो मकान और जमीन है वह बंटवारों में बढ़ती चली जा रही है। स्वतंत्रता एक इकाई के रूप में बढ़ती चली जा रही है। नेहरू जी ने जो इसमें व्याप्त बुराइयां थी कि परिवार का एक सदस्य जो बड़े बेटे का बड़ा बेटा होता था वही पूरी जमीन का मालिक होता था, बाकी लोग उसके घर और जमीन में रह तो सकते थे लेकिन हिस्सा नहीं होता था। फिर ऐसी व्यवस्था आई कि बड़े बेटे को ज्यादा हिस्सा मिलता था, छोटे को थोड़ा हिस्सा मिलता था। ये सब ऐसी व्यवस्थाएं थे जिसमें दोष था, जिसे आज भी लोग मानना नहीं चाहते। और इन सबको खत्म कर दिया गया, नई व्यवस्था लागू नहीं हुई। आज की जो नई व्यवस्था है उसके हिसाब से परिवार का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। परिवार में लोकतंत्र होना चाहिए। परिवार के लोगों को मिल बैठ के अपना मुखिया चुनना पड़ेगा, अपना ग्राम देवता, अपना घर के देवता को चुनना पड़ेगा। और इस तरीके से जब हम संपत्ति में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देंगे, उसके अधिकार माता पिता से नहीं होंगे, हर इकाई को एक हिस्सा मिलेगा, तो परिवार को एक व्यवस्था मिलेगी, परिवार टूटेगा नहीं। आर्थिक बेईमानी या आर्थिक जरूरत परिवार को टूटने की कगार पे पहुंचाते हैं। अब इस व्यवस्था को लोग अपना नहीं रहे हैं। वह सिर्फ कभी नेहरू की बुराई करेंगे, कभी अंबेडकर की बुराई करेंगे, कभी पाश्चात्य संस्कृति की बुराई करेंगे, कभी अंग्रेजों की बुराई करेंगे, जबकि इन लोगों से इनसे कोई लेना देना है नहीं। वो लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पाश्चात्य संस्कृति संस्कृति करके ढोल बजाते हैं, शायद वो अपने कभी जीवन में पश्चिम जा ना पाए, या उनकी एक दो पीढ़ी भी नहीं जा पाएगी।
तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और इस तरीके से वो गाली देते रह जाएंगे। जरूरत हमको है कि हमें अपनी समाज में एक व्यवस्था देना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी धार्मिक व्यवस्था के गुलाम नहीं है। धर्म हमारे व्यवस्था नहीं दे रहा है। तो जब व्यवस्था देंगे तो आपका परिवार और समाज सुचारू रूप से व्यवस्थित चलेगा। बिना व्यवस्था दिए, बिना ड्राइवर के आप कह रहे हैं गाड़ी सही नहीं चल रही है। धन्यवाद। अभी एक बात कही गई कि पहले के परिवार में जो बड़ा भाई था उसी हिस्सा था और बाकी का नहीं था। ये बहुत ही गलत बात लिख गई है। ऐसा कभी नहीं था। ठीक, और कोई भाई अपनी बात रखे? हाँ नरेंद्र जी, भाई साहब बताएं। हाँ चलिए, मैं पढ़ रहा था जो मसौदा है कोटेशन का, अभी उस पर नजर डाल रहा था। पहली जो इंस्ट्रक्शन है उस, और वो है भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति, परिवार और समाज के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयासों की समीक्षा। दो तीन बात मन में पैदा होती है। एक तो ये कि भारतीय संविधान पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता हुआ कहीं प्रतीत नहीं होता है, समन्वय करता नहीं है। इसकी वजह से बिखराव की स्थिति ज्यादा बनी है। हम राजनेताओं को या किसी और चीज को दोष दें, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पर प्रभाव आता है व्यवस्था के सिद्धांत का, और उस व्यवस्था का सिद्धांत जिस दस्तावेज में निहित होता है उसे ही संविधान कहते हैं। तो वहां उठने की बात है। दूसरी एक बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर तो अक्सर डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को लेकर के आलोचना करते ही रहते हैं कि हिंदू कोड बिल का जो मसौदा था वो गलत था। वो मैं भी कुछ कुछ मानता हूँ, लेकिन हिंदू कोड बिल बनाने के पीछे जो मूल इंटेंशन मेरी समझ में आई है विभिन्न दस्तावेज पढ़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की, तो उनके सचिव कोई रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर की भी जितना पढ़ा है उसमें ये बात समझ में आई है। डॉक्टर अंबेडकर का इरादा ये था हिंदू कोड बिल बनवाने के पीछे के दुनिया के और जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, ईसाइयत की, इस्लाम की, बौद्धिज्म की, ये जो भी कुछ है, उन सब में कोई ना एक ऐसा ढांचा है जो उसके अनुयायियों को एक केंद्रीयकृत व्यवस्था में बांधता है। हिंदू धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उन्हें किसी केंद्रीयकृत ढांचे में बांधता हो, व्यवस्थित करता हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि समन्वित करता हो। जब भी कोई ऐसी बात आती है, जरा से भी धार्मिक संघर्ष की बात आती है, तो हिंदुओं के ऊपर ये बात कही जाती है कि कहीं कोई ऐसी व्यवस्था बनती ही नहीं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ ना समझता हो, और जिसमें कोई भी व्यक्ति जब लाभ लेने की बात आती है तो अपने आप को नीचा साबित करने से बाज आता हो। ये बात मुझे डॉक्टर अंबेडकर की जो धारणा रही और जो समाज की स्थिति है समझ में नहीं आती कि भाई ये घालमेल क्या है। जैसा कि उस कानून को बनाने का इरादा था, मैं ये तो समझ पाया कि अगर हिंदू कोड बिल जैसा कोई कानून बनता तो हिंदू समाज की स्थिति भी इस्लामिस्टों के जैसी
या क्रिश्चियनों के जैसी या दूसरे संगठनवादी धर्मों के लोगों के जैसी 60-70 साल में कुछ ना कुछ जरूर हो जाती, या हिंदुत्व में भी उतनी कट्टरता आ जाती जितनी की दूसरी जगह पर है। अगर कोई सांगठनिक ढांचा इस प्रकार विकसित हो जाता। अक्सर इस प्लेटफॉर्म पर एक बात और उठती है, ज्ञानेंद्र जी ने कई बार उठाई, कि अभी तक हमने, आदमी ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए कोई ढांचा तय नहीं किया, मतलब कोई ऐसे कानून नहीं लिखे कि जो समाज की कोई आकृति तय हो सकती हो। दरअसल में ये जो धर्म व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी इसलिए विकसित हुई हैं कि उन्हें समाज से ऊपर सिद्ध करके ये तय करने की कोशिश की गई है कि समाज इनके आधार पर एक आकृति पा जाए। लेकिन अनेक प्रकार के धर्म पैदा हो गए दुनिया में परिस्थितियों के अनुसार, उन्हें जैसे तैसे करके वो जो भी कुछ उनका इरादा होता है वो यही होता है कि पूरी दुनिया इस सिद्धांत के अनुसार, इस्लाम के अनुसार या हिंदू के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगी, समन्वित हो जाएगी। होता नहीं। भारत का संविधान भी बनाया गया तो उसमें भी जिस परिवार व्यवस्था का मूलतः विरोध किया गया और फिर समाज के सामने घोषित किया गया कि ये परिवारों को समन्वित करेगा, समाज को समन्वित करेगा, ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि एक ही मामला दो दिशाओं में जाएगा और दोनों दिशाओं में ठीक बात साबित कर देगा। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा हो कैसे सकता है। ये बात अब जितनी आगे बढ़ती जा रही है उतनी ही समाज के लिए एक बुरा परिणाम सामने लाती जा रही है। दो बातें और भी मेरी समझ में आई हैं भारतीय समाज की स्थिति देखते हुए। ये देखने में आया है कि भारत में वास्तव में ही प्राचीन काल से परिवार व्यवस्था का कोई अस्तित्व रहा और उसके आधार पर पूरे सामाजिक रचना हुई। लेकिन विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव जब भारत पर आया तो भारत में जो कुटुंबवाद था उसकी तुलना हमने, जब फारस के लोग भारत में आए, जब तुलना करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां से जो कबीला संस्कृति आई उससे हमने अपने कुटुंबवाद की तुलना कर ली, जबकि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। क्योंकि कुटुंबवाद में उस प्रकार से शादी विवाह नहीं होते हैं जैसे कबीलों में होते हैं, वहां का नियम। उस प्रकार के सामाजिक संबंध भी नहीं बनते हैं जिस प्रकार के कबीला एक अलग स्थिति पैदा करता है, वो परिवार और कुटुंब जो है वो एक अलग स्थिति पैदा करता है। अब ये चीजें कितनी आगे बढ़े और कितनी व्यवस्थित रहे, इन्हीं सब चीजों के लिए व्यवस्थित करने के लिए संविधान जैसी विषय वस्तु की आवश्यकता रही। लेकिन जब हम संविधान के पन्ने पलटते हैं तो वो उसने आदमी इंडिविजुअल को इतना ज्यादा स्वतंत्र करने की तरफ अपना दृष्टिकोण पेश किया समाज के सामने कि परिवार जैसी संस्था कहीं छूट गई, कहीं खो गई। परिवार अगर कोई जिंदा है भारत में तो वो उसका परंपरागत सोच समझ का ढांचा जिंदा है, नहीं तो संवैधानिक व्यवस्था ने तो उसे तहस नहस करने में कोई कमी छोड़ी नहीं। इस प्रकार से ये सारी तुलनाएं हो और एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत हो जिसके आधार पर ठीक दिशा में हम थोड़े बहुत जा सके, और जो पारिवारिक दशा हो गई है अब गांव देहात में भी, क्योंकि गांव में जब हम जाते हैं तो देखते हैं पंचायत चुनाव का मामला लगा लो, कुछ भी, उसमें वहां इतना ज्यादा संघर्ष है कि आदमी को शहर का जीवन ज्यादा सुलभ लगने लगा। ये स्थिति मतलब भयंकरतम है कहीं भी है पूरे देश में। जैसे जितना भी मैं जा पाया गांव देहात में, अपने इलाके का तो अनुभव है ही, लेकिन दूर दराज में भी काफी गया,
वहां ये विषय जरूर आया कि गांव का जीवन सामाजिक तौर तरीकों के आधार पर शहर की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो गया, और इसका सबसे बड़ा कारण परिवारों का कमजोर हो जाना हुआ है। और कमजोर हुए हैं परिवार, तो उसका कारण ये है कि इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा ऊपर के स्तर पर चला गया। तो भारत का संविधान तो परिवारों में समन्वय की कोई बात करता नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कहीं। भले ही डॉक्टर अंबेडकर ये बना, उनकी इंटेंशन ये रही थी, उनकी, मेरी नहीं, कि सारा समाज इस प्रकार संगठित हो, हिंदू समाज जैसा इस्लाम की थ्योरी है, लेकिन वो परिवार को तो तोड़ करके इस प्रकार चला गया कि अब उसे समन्वित करना बड़ा मुश्किल हो गया। क्या ये बात होगी और कैसे ये एक प्रकार से इस सिद्धांत पर काम हो पाएगा, ये भविष्य की बात हो सकती है। लेकिन जब हम इस तरफ देखते हैं तो भारत के संविधान को इस पूरी विषय वस्तु का दोषी मानते हैं। हाँ, जहां तक हिंदू मैथोलॉजी की बात है, जो मुझे समझ में आई है, निश्चित रूप से उसमें संगठन जैसी विषय वस्तु का कोई प्रभाव रहा नहीं, जो उसकी सोच समझ है। हिंदुत्व की धारणा को स्वीकार करने वाले लोग इस प्रकार संगठित हो ही नहीं सकते हैं जिस प्रकार भारत में सिखिज्म को की धारणा को मानने वाले लोग भी हो जाते हैं। इस्लाम तो बेहद सांगठनिक स्थिति है, वहां की तो बात ही छोड़ी है। तो यहाँ व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्र होकर के रहना सिखाया, लेकिन उसमें स्वच्छंदता विकसित नहीं हो पाई, और उसका का आधार जो हम समझ सकते हैं, उसका आधार परिवार बनता है या समाज व्यवस्था भी बनती है, जो कि भारत की परंपरागत थोड़ी थी। अब उन परंपरागत स्थितियों में भी कई बार ऐसी बात आ जाती है सामने कि हम परंपरागत स्थितियों को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। ऐसा हो आवश्यक दिखाई देता है कई बार कि उन परंपरागत स्थितियों को थोड़ी सी समीक्षा की जाए, और जो यथार्थ के अनुकूल न रह गई हैं उन्हें हटाते हुए जो उचित धारणाएं हैं, अगर उनको हम ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो मेरे ख्याल में भारत की सामाजिक स्थिति और ज्यादा संतुलित बन सकती है। ये मेरा सोचना समझना था, मैंने अपनी बात। धन्यवाद ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र भैया, हाँ विपिन भैया बताएं। अ, मेरी उम्र 31 साल की हुई है, और इन सब में जैसे बड़े होते होते जब मैं गांव समाज परिवार की स्थितियों का जो अवलोकन किया है, जो मैं देख रहा हूँ, हमको लगता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, मैं पूरी संविधान सभा को कह रहा हूँ, उन्होंने जो एक आधुनिक भारत की कल्पना की, उनके शायद आधुनिक भारत की कल्पना में भारत का गांव, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत की समाज व्यवस्था शायद नहीं रही। पूरे संविधान में कहीं ऐसी एक झलक नहीं मिलती है जहां ये दिखाई दे कि इन सबको, इन सब सारी चीजों की समझ तो उस समय रही होगी, लेकिन शायद क्योंकि यूरोपीय सभ्यता जो है, या एक पश्चिमी सभ्यता कह लें, उससे ज्यादा प्रभावित होने के कारण भारत को जो है एक मतलब एक यूरोपीय देश बनाने का प्रयास शायद इन लोगों ने किया होगा, उसकी रखी होगी। आप देखिए ना, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आज तमाम पार्टियों के लोग, अन्य संगठनों के लोग कैसे वर्ग विद्वेष की बात कर रहे हैं। आज कहाँ, मतलब कहीं भी परिवार को महत्व संविधान में नहीं दिया गया। आज गांव की स्थिति देख लीजिए, जो अभी कुछ डिस्कशन जो है उसमें कह रहे थे नरेंद्र जी कि गांव में आज वास्तव में एकदम कठिन परिस्थितियां हो गई हैं। आज आप देखेंगे कि जातीय भेदभाव इतना बढ़ गया है, और आप जब समाज में चलेंगे तो एक कटुता की भावना आ गई है
लोग हर समय चुनाव में जी रहे हैं। पूरा गांव जो है एकदम राजनीतिमय हो गया है। आपसे व्यवहार भी अब राजनीति देख के बन रही है। मतलब कोई भी सामाजिक संबंध अब नहीं रह गया है। अभी हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति को बता रहे हैं। समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब ने इतना रौंद दिया है गांव समाज को, इतना बेकार कर दिया है कि भारत को भारत नहीं रहने दिया। भारत को मतलब एकदम खत्म करने की, तोड़ने की पूरी प्लानिंग जैसे संविधान निर्माताओं ने की हो, ऐसा एक प्रतीत होता है। तो यह हम लोगों के लिए तो बड़ी कठिन स्थिति है, बड़ी दूभर स्थिति है। आज पार्टियों के लोग खुलेआम खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जात जाति की बात करते हैं, 80 और 20% की बात कर रहे हैं। मतलब कि कहीं से भी ये बात हो रही। भी राहुल गांधी का एक वीडियो हमने देखा, किसी यूनिवर्सिटी में वो बैठे हुए थे और वो यहां तक बातें कह रहे हैं कि भाई अब ठेके में जो है, कॉन्ट्रैक्ट में फला फला जाति को मिला कि नहीं मिला स्थान। उसके बाद एक जगह मैं उनको कहते हुए पाया कि भाई प्राइवेट उसमें जो है आरक्षण होना चाहिए। मतलब देश को कहाँ तक ये लोग लेके जाएंगे, कितने नीचे तक लेके जाएंगे कि आदमी से आदमी को जब तक ये लोग लड़ाई नहीं करवा देंगे। गांव में तो उन्होंने विभाजन करवा ही दिया है। हर पार्टियों के मानने वाले लोग यहाँ मिलेंगे, उसी के अनुसार उनके रिश्ते हो रहे हैं, व्यवहार हो रहा है। गांव बिखर चुका है। परिवार की स्थिति यही है। परिवार में आज आप देखेंगे जो है तो थोड़ी थोड़ी बात पे मैं देखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सक्रियता रहती है स्थानीय स्तर पे, तो मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले कैसे परिवार को, मतलब अगर परिवार परिवार ने लड़ाई कर ली है तो समझाने वाला कोई नहीं है। सीधे मतलब कि दोनों में और टकराहट उत्पन्न करवा दी जा रही है। यही समाज भी चाह रहा है, यही प्रशासन भी चाह रहा है, यही सारे लोग भी चाह रहे हैं। तो स्थिति तो बहुत बुरी है। अब स्थिति बिना व्यवस्था के, परिवर्तन के स्थिति सुधरने वाली नहीं है। संविधान में एक मतलब भारतीय विचारधारा जब तक नहीं घुसेगी, भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, जब तक उसको प्रमुखता से पारिवारिक व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। मित्र, धन्यवाद। धन्यवाद विपिन जी। और कोई भाई? मैं कुछ अपनी बात कहता हूँ इस विषय पर। हम चिंता कर रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था, जो संविधान भारत को दिया गया, या जिस संविधान के द्वारा आज हम रूल्ड हो रहे हैं, जिस संविधान को हमारी सहमति मिली है कि वह हम पे रूल करे, वह संविधान किन परिस्थितियों में बना, इस पर भी हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं पढ़ रहा था, मुझे दिखा हीगल का द्वंद्ववाद। हीगल जहां ये कहते हैं कि समाज का विकास बिल्कुल एक सीधी रेखा में नहीं हुआ है, तमाम तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उन तमाम तरह की परिस्थितियों में तमाम तरह के निर्णय लिए जाते हैं और बिल्कुल बेतरतीब सा समाज विकसित होता है। इस सिद्धांत को बाद में मार्क्स ने भी स्वीकार किया, लेकिन जो हीगल कहना चाह रहे थे उसको मार्क्स ने सीधे नकार दिया। हीगल का यह कहना था कि व्यक्ति को संचालित करने के लिए, या यह कह लीजिए कि व्यवस्था को संचालित करने की आप जो भी व्यवस्था बना रहे हैं, वह समय के साथ अस्थाई नहीं रहेगी, उसको बदलना होगा। और यही बात नरेंद्र जी ने अनेकों बार इन हमारी मीटिंगों में यह बात कही। आप कोई भी एक सीधी रेखा में नहीं खींच सकते। यहाँ पे जहां हीगल ये कह रहा है कि एक कोई उद्देश्य शक्ति, हालांकि वह स्पष्ट नहीं है, भारतीय दर्शन से हीगल का परिचय नहीं हुआ है, भारतीय दर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं हीगल, इसलिए कह रहे हैं कोई एक सुपर नेचुरल पावर है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर जिसको कह रहे हैं, वास्तव में वो समाज है और हमारी विविधता है। हमारी विविधता ही हमारी विशेषता रही है।
इस बात को हीगल देख तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कोई एक सुपर नेचुरल पावर भी है, एक आत्मा जैसी स्थिति भी है जो समाज को संचालित करने के लिए, व्यक्ति को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। और इसी एक लाइन को जो हीगल कह रहे हैं, उसी एक लाइन को मार्क्स ने काटा है। मार्क्स ने कहा कि ऐसी कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं होता। एक व्यक्ति प्यासा है, वह व्यक्ति प्यासा है कि नहीं प्यासा है या सामने वाला अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए प्यास का कोई मूल्य नहीं है। ये मार्क्स कह रहे हैं। हीगल कह रहा है नहीं, व्यक्ति को अगर प्यास लगी हुई है तो यह वह व्यक्ति जानता है कि उसको प्यास लगी हुई है। उसकी भी एक उसको भी एक महत्व मिलना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था में योगदान होना चाहिए। इसी समस्या का समाधान करने के लिए परिवार व्यवस्था का एक, परिवार नामक एक व्यवस्था बीच में जोड़ी गई, जो व्यक्ति के अंतस को, यानी व्यक्ति की आत्मा को, या यह कह लीजिए कि व्यक्ति के जो अंतरंग विषय हैं, जिनको कि अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि तमाम बातें हैं, वो उस चक्कर में हम नहीं जाएंगे। लेकिन व्यक्ति का एक अंतःकरण भी है जो व्यक्ति को संचालित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस अंतःकरण को मार्क्स ने नकारा, और मार्क्स के प्रभाव ने 1920 के आसपास जो विश्व का माहौल बना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन सब ने मार्क्स के विचार और साम्यवादी विचारों को, समाजवादी विचारों को विश्व में जिस तरीके से स्थापित करने की कोशिश की, वह एक आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति के अंतःकरण को नकार करके बहिरंग ही सिर्फ उसको बाहर से ही संचालित करने के जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, व्यक्ति अंदर से टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। यहां पे एक चीज और विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्ति को संचालित करने वाली या व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली राज्य के अलावा एक इकाई और भी है। भारत में अगर देखा जाए कि क्या राज्य के अलावा कोई एक ऐसी इकाई हो सकती है जो व्यक्ति को संचालित करे, तो वह केवल एक निकलती है, वह है परिवार। जबकि अन्य देशों में या अन्य सभ्यताओं में राज्य के अलावा व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली इकाइयां हैं, वह अभी भी काम कर रही है, चाहे वो वेटिकन से काम कर रही हो, चाहे वो तुर्की से काम कर रही हो, चाहे वो पाकिस्तान से काम कर रही हो, चाहे वो एक मजहब की उम्मा से संचालित हो रही है। लेकिन हिंदुओं के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो राज्य और व्यक्ति के बीच में एक कड़ी बननी चाहिए। और वह कड़ी ना होने का दुष्परिणाम यह है कि दुनिया की सबसे माइक्रो कम्युनिटी होने के बावजूद अल्पसंख्यक इसको विश्व समाज नहीं मानता है, और इसको हर तरीके के, हर बुराई का जड़ मान लिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे यहूदियों को। हमारी बात विश्व पटल पर करने वाला कोई नहीं। हमारी बात राजनीतिक मुद्दों के रूप में या किसी भी रूप में आने वाला कोई एक इकाई नहीं है जो कि इसको ठीक से रख सके। तो होता क्या है, जैसा विपिन जी ने कहा कि मोहल्ले में लड़ाइयां हो रही हैं, घर में ही लड़ाइयां हो रही हैं, जिसके साथ व्यक्ति सो रहा है उसके साथ ही उसको शत्रु सबसे बड़ा बनाया जा रहा है, और यह सारा कुछ बिखरता जा रहा है केवल एक चीज ना होने की वजह से, वो है राज्य और व्यक्ति के बीच की एक कड़ी, जिसको मार्क्सवाद पूरी तरह से नकारता है। मैंने जो समझने की कोशिश की, हॉब्स को पढ़ा, मैंने लॉक को पढ़ा, हीगल को पढ़ा, जो समझ में आया मार्क्स की एक सबसे बड़ी भूल है। और दुनिया आज पागल हुई पड़ी है, जिसको लग रहा है कि मार्क्स ही सबसे अच्छी बात करे, मार्क्स ही सबसे बड़ी बात करे, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। परिवार व्यवस्था वह व्यवस्था है जो व्यक्ति को स्वयं में नियंत्रित रहना सिखाती है। राज्य व्यवस्था कानून के भय से नियंत्रित करती है, और परिवार व्यवस्था व्यक्ति को अंदर से, स्वयं से नियंत्रित करती है, और परिवार व्यवस्था पूरी तरह से टूट गया है। रही बात संवैधानिक व्यवस्था का या वर्तमान संविधान का
परिवारों के महत्व को लेकर के तो जैसा मैंने समझने की थोड़ा सा खोजने की आज दिन में कोशिश की थी, तो मुझे लगा कुछ नीति निर्देशक तत्वों में लिखा तो है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि सब्जवाद ख्याली पुलाव एक बना दिया गया है। जो वास्तविकता के धरातल पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा ये भी कहना बहुत कठिन काम है। 2 मिनट अगर है तो मैं कुछ और कहना चाहता हूँ ज्ञानेंद्र जी, नहीं है तो हाँ नरेश जी, कहिए कहिए। देखिए, हीगल मार्क्स की बुनियाद बताया जाता है, अनेक विद्वानों ने कहा, पढ़ने के लिए मिला, लेकिन जो कुछ उन दोनों ने कहा वो उनकी जगह है। मैं आपसे भी चर्चाओं में ये बात रही, मूलतः समाज एक तरल की तरह, अगर देखा जाए समाज किसी भी दिशा में बहे, व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसे नियंत्रित कर दे, व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए केवल है कि उसे उस परिस्थिति में प्रबंधित कर दे जिस तरफ वो बह रहा है, बस। अगर व्यवस्था समाज को नियंत्रित करने की बात करती है तो फिर स्वतंत्रता का दमन हो जाता है। मार्क्स जो दृष्टिकोण देता है, धर्म व्यवस्थाएं दूसरी जो भी हैं, जो दृष्टिकोण देती हैं व्यवस्था का, और जो राज्य मतलब जो राज्य था, सरकार थी पुराने टाइम में राजाओं की, वो जो जिस दृष्टिकोण पर काम करता था वो केवल समाज को नियंत्रित करने की बात करते थे, व्यवस्थित करने की कहीं कोई बात ही नहीं है। उसी पैटर्न पर वे तमाम व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं। समाज को नियंत्रित किया जाए, समाज को बिल्कुल रेखा खींच दी जाए कि इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। असल बात यह है कि भारत में जो परिवार व्यवस्था जन्मी, वो परिवार व्यवस्था समाज के उस तरल स्वरूप को एक प्रकार से प्राकृतिक आधार पर व्यवस्थित करने का एक तरीका रहा कि कोई प्राकृतिक आधार पर व्यक्ति उच्छृंखल ना हो जाए, अनियंत्रित ना हो जाए, किसी प्रकार उसे व्यवस्थित रखा जाए। परिवार व्यवस्था इसलिए विकसित हुई क्योंकि भारत की परिवार व्यवस्था ने कहीं कोई ऐसा दृष्टिकोण मिलता नहीं है जब युद्ध के लिए कोई उकसावा हो, किसी पर नियंत्रण के लिए कोई उकसावा हो, या ऐसा कोई प्रयास हो। जबकि दुनिया में जो कबीलाई व्यवस्था है भारत के बाहर, उनका जब हम देखते हैं स्तर, तो निश्चित रूप से वे तमाम कबीलाई व्यवस्थाएं आपस में इसलिए लड़ती रहती थी कि तुम्हें मेरे वर्चस्व में रहना है, तुम्हें मेरे वर्चस्व में रहना। भारत की ये परिवार व्यवस्था समाज को ज्यादा सटीक और तार्किक आकृति देती है। उसे नियंत्रित करने की कोई उनके अंदर कोई जज्बा ही नहीं है, कोई सोच समझ भी विकसित नहीं करते। इसीलिए भारत धार्मिक आधार पर कभी संगठित ना हुआ, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत की जो सामाजिक स्थिति रही उसके आधार पर जो भारत की जो स्थिति रही वो परिवार व्यवस्था के आधार पर उसे स्वतंत्र होकर के रहना सिखाया, और धार्मिक संगठनवाद भारत में बिल्कुल विकसित नहीं हुआ। ये बात ये भी कही जा सकती है कि भारतीय लोग मौलिक रूप से स्वराज्य की अवधारणा को समझते हैं। जब वो अपनी माइथोलॉजी में डूब करके बात करते हैं तो वो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता हुआ दिखाई देता है, एक धारणा विकसित होती हुई दिखाई देती है कि वे प्राकृतिक रूप से स्वराज्य की अवधारणा को चरितार्थ कर रहे। बाहरी संस्कृतियों का दुष्प्रभाव ये रहा जो आज हमारे सामने है। हमने जो भारतीय फिलॉसफी है उसके आधार पर जब हम व्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय धर्म संस्कृति में संगठन का कोई स्थान नहीं है, और यह भारतीय धर्म संस्कृति का गुण है, अवगुण नहीं है। भारतीय जनमत के अंदर अगर संगठनवाद का अभाव है,
उसके मानसिक अवधारणा में, तो ये भारतीय जनमत का गुण कहा जाना चाहिए, अवगुण नहीं। अवगुण का दुष्परिणाम तो दुनिया भुगत रही है, कहीं इस्लाम का, जी जी जी। कहीं साम्यवाद का, कहीं दूसरी जगहों का, दूसरे सांस्कृतिक विचारधाराओं का, दूसरी सांगठनिक विचारधाराओं का। लेकिन हम उस धारणा का, उस बुनियादी धारणा का उतना विचार विमर्श उस पर नहीं कर पाए, दब करके रह गई कहीं। धन्यवाद। राजेश प्रजापति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। भाई साहब, मैं 1 मिनट में एक लाइन में तो बोलूंगा विपिन जी की बात पर। लगभग हमारा इनका विरोध तो रहता ही है, लेकिन आज मैं इस चीज को बता दूं कि राहुल गांधी जितना द्वेष फैला पा रहे हैं वो तो फैला ही रहे हैं, लेकिन विपिन जी भी जो है यह बात करके उस द्वेष को हवा देते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस के समय में 40 साल तक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही जाति के लोग रहते थे, वैसे आगे भी चलता रहे। आज जब बैकवर्ड का प्रधानमंत्री हुआ है, SC ST का राष्ट्रपति हुए हैं, तो और शायद विषय विषयांतर जैसा हो रहा है। पच नहीं रहा है। और हाँ, जो है, हम लोग राजेश जी की बात ले ले। दो लोग हैं, मंगला प्रसाद जी और राजेश जी, तो राजेश जी की बात ले ले। बस 1 सेकंड, इनको बल्कि ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी जब सरकार में थे, 50 साल तक कांग्रेस सरकार में थी, तब उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण दिया? बिल्कुल तब उन्होंने ठोके में क्यों नहीं हक दिया? ठीक बात। आज आज उसका विरोध न करके उनको उन 50 सालों का हवाला देना चाहिए। धन्यवाद। राजेश जी भाई साहब बताएं। जी भैया, सभी को प्रणाम। मैं परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था और समाज व्यवस्था पर थोड़ा सा बात रख रहा हूँ जो समझ में है। मैं नरेंद्र भैया जो बार बार बोले कि प्राकृतिक आधार पर परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था इस तरह की बने तो अच्छी है, इस बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि संविधान के अनुसार या कानून के आधार पर या पाश्चात्य आधार पर यदि व्यक्ति सोचे कि हम ग्राम व्यवस्था को, परिवार व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को ठीक करें, तो मेरे विचार से ये ठीक नहीं हो पाएगा। पहले के समय में गांव के लोगों को या गांव जंगलों में लोग रहते थे, तो केंद्र में जो कानून बना, संविधान बना आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, उस आधार पर गांव के लोग कहाँ चलते थे? उनको तो एक भी कानून का ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं था, तो कानून का और संविधान का ज्ञान कहाँ, और उसके अनुसार चलते कहाँ थे? वो तो परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था स्वतः ही जरूरत के अनुसार, जलवायु के अनुसार, वहाँ का जो स्थानीय है, पहाड़ी क्षेत्र है कि मैदानी क्षेत्र है कि पठारी क्षेत्र है, उसके अनुसार स्वतः ही परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था बन गई। उस समय तो लोग को इतना वाहन नहीं थे, जहाज नहीं थे कि विदेश जाए, इतना पैसा नहीं था, तो जब बड़े बड़े शहरों से संपर्क नहीं था, तो वो शहर वाले या शहर का कानून या शहर का जो सुख सुविधाएं इनके परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को कैसे बदलती? वो सब नेचुरल ढंग से बना था और वही ठीक था। अब हम चाह रहे हैं कि पाश्चात्य के प्रभाव के चलते परिवार व्यवस्था बिगड़ गया। ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि पाश्चात्य का देन है। लेकिन यदि अन्य देशों से हम लोग का संपर्क नहीं होता, यहाँ के नेताओं का संपर्क नहीं होता, यहाँ के व्यापारियों का संपर्क नहीं होता, तो क्या आज भारत जितना विकास किया, रोड के मामला में, फैक्ट्री के मामला में, सुख सुविधा के मामला में, क्या इतना विकास करता? तो दोनों चीज नहीं हो सकता है। पाश्चात्य से करेंगे, से संपर्क बनाएंगे, अन्य देशों से विकास करेंगे तो विकास भी होगा। केवल हम अपने प्राकृतिक और पुराने चीज को पकड़े रहेंगे तो पुरानी परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन विकसित नहीं रहेगी। और विकसित नहीं रहेगी तो हम पिछड़ जाएंगे। बस। और एक चीज ये भी है, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति कोई सोच ले कि हम परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था को बदल दें,
तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी परिवर्तन होगा, लेकिन इतना जरूर लगता है कि मुनि जी का जो प्रयास है, या फिर थोड़ा सा जो संविधान कानून से प्रयास है, इस प्रयास से परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था को कुछ सुधारा जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत भी मैं एक चीज देख रहा हूं कि आज के समय में हर देश इतना अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने में लगा हुआ है, अपनी सुरक्षा को देखते हुए और चीजों को देखते, इतना भोग विलास को लोग पकड़ रहे हैं। तो जब इसको पकड़ेंगे तो परिवार व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था अच्छा कैसे बनेगा? वो तो ऑटोमेटिक खत्म सा हो जाएगा। तो कुछ विकास की होड़ ने परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था को बैकअप तोड़ दे दो। दिया, मैम के पास होगा, तोड़ दिया। और मुझे तो ऐसा समय आता है कि प्रकृति एक समय ऐसा स्थिति लेगी धीरे धीरे कि ऑटोमेटिक इतना अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, तो जितना जरूरत होगा एक अच्छे परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था के लिए युद्ध में, उतना अतिरिक्त इंसान, मानव जाति समाप्त हो जाएगा। जरूरत भर रहेंगे लोग, ऑटोमेटिक परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था सब ठीक ठाक हो जाएगी। बस मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मंगला प्रसाद जी बताएं थोड़ा सा। हाँ, नमो नमो नमः। जी नमो नमो। अ, संविधान के दृष्टि से व्यक्ति, परिवार और समाज क्या क्या जो है कि रूपरेखा है, इस पर मैं कुछ कहूँगा। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, संविधान में समाज और परिवार के प्रति कुछ भी आयाम नहीं रखा गया है। वह मात्र व्यक्ति के बारे में रेखांकित करता है, जबकि परिवार अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। देखा जाए, संसार के सभी व्यक्ति जो है कि उनका पालन पोषण, रक्षण और शिक्षा दीक्षा परिवार से ही संपादित होता है। और संसार में, जगत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि परिवार के जैसा सुख सुविधा और सहारा देने वाली कोई अन्य संस्था हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से संसार की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या लोकतंत्र ने या सरकार ने परिवार को रेखांकित नहीं करती है, या परिवार को इकाई की मान्यता के रूप में कुछ ऐसा स्वीकृति हमें नहीं दिखाई पड़ता है। परिवार, जहाँ तक समझता हूँ, आज जो भी यदि हम समरसता या समानता या व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, वह परिवार से अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार में ही सब चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं। आज देखा जाए, जो भारत की जो पारिवारिक व्यवस्था थी, आज भी कोई विशेष ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और देखा जाए, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत जो है कि पारिवारिक व्यवस्था का जो मॉडल है वही है। दुनिया में कहीं देखा जाए तो कहीं 70%, 80%, 65% तलाक की दर है विकसित देशों में। भारत में मात्र 1% है। वह परिवार व्यवस्था की देन है। यदि भारत में 52% शाकाहारी है तो इसके पीछे पारिवारिक व्यवस्था का, शिक्षा दीक्षा का जो प्रभाव रहा है उसके कारण से ही है। और परिवार व्यवस्था पर जितना हमें फोकस करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, उतना हमारे ख्याल से कोई उसका 1% भी जो है कि प्रकाश नहीं दिया जा रहा है परिवार व्यवस्था को लेकर के। हालांकि कुछ कथावाचकों में परिवार के बारे में, पति पत्नी के बारे में या ऐसे उनके संस्कार के बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं, लेकिन हम सामाजिक तौर पर और प्रचार तंत्र के स्तर पर, लोकतंत्र के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर परिवार के अधिकारों के लिए कोई मुद्दा बना ही नहीं है।
और ऐसा नहीं है कि परिवार व्यवस्था को बल देने का मतलब कि पुरानी परंपराओं को ही अपनाया जाए या उन परंपराओं को अपनाया जाए जो रूढ़िवादी है। परिवार अपने आप में आधुनिक व्यवस्थाओं को भी अपना सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परिवार का अपना एक अस्तित्व एक पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए शासन सत्ता को। कोई व्यक्ति का अपना कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को मैं देखता हूँ, समाज जितने व्यक्ति चाहे राष्ट्र में हो चाहे कहीं भी हो, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माता पिता जन्म देते हैं, माता पिता उसको पालन करते हैं, उसको बड़ा करते हैं और पुनः वह व्यक्ति माता पिता बनता है, वह पति बनता है, पत्नी बनती है। तो मूलतः परिवार के ही सापेक्ष मनुष्य का इर्द गिर्द संपूर्ण जीवन है। लेकिन फिर भी यह भारी विसंगति क्यों है? यह आज का क्या पूरे समाज का यह सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए कि यह विसंगति क्यों है कि परिवार पर प्रकाश क्यों नहीं डाला, परिवार व्यवस्था को बनाने की तरफ कोई विधान या व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है परिवार के सापेक्ष, जबकि वही एक ऐसी व्यवस्था है जो कि सारी समस्याओं को दूर कर सकती है, व्यक्तिगत समस्याओं को और सामाजिक समस्याओं को। और परिवार के द्वारा जो व्यवस्था समाज से जुड़ती है या देश से जुड़ती है, वो अपने आप में देश की ताकत तो अपने आप परिवार व्यवस्था से ही मिलती है। और जहाँ पर जंगली जीवन जी रहे हैं बहुत से ऐसे देश हैं, दक्षिण अफ्रीकी देशों में, जहाँ पर परिवार व्यवस्था का कोई विशेष प्राविधान नहीं है और पशुवत स्थिति है आदिवासी क्षेत्रों में, उनसे क्यों कौन सा राष्ट्र को ताकत मिलती है? ऐसा नहीं है। एक सुव्यवस्थित परिवार ही राष्ट्र को ताकत दे सकता है कि एक सुव्यवस्थित परिवार ही अच्छे नागरिक को जन्म निर्माण कर सकता है। एक सुव्यवस्थित परिवार ही योग्य से योग्य व्यक्ति को, समाज को, देश को दे सकता है। लेकिन हम सुव्यवस्थित परिवार के तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? आज जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सुव्यवस्थित परिवार की ही देन है, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे पटेल जी हों, या जो भी से महापुरुष हो, एक सुव्यवस्थित परिवार से ही उत्पन्न हुए हैं और जो है कि उन्होंने देश समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं दिखाई पड़ता है जो कि अव्यवस्थित परिवार से पैदा हुआ हो और कुछ कर सका हो, क्योंकि उसको कहीं न कहीं माता के द्वारा या पिता के द्वारा संस्कार मिले जिससे वह प्रेरित हुआ, वह समाज के अंग के रूप में या जो परिवार है उनका सपोर्ट पा करके जो है कि अनाथ व्यक्ति को यदि कहीं उच्च स्तर पर पे तो वो किसी न किसी परिवार के पृष्ठभूमि से उसको सपोर्ट मिले। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सीधे जो है सरकार से उसको मदद मिले और उसका सारा विकास कर दे। कहीं न कहीं किसी पारिवारिक व्यक्ति से या परिवार के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति का विकास हुआ है। परिवार के बाहर में किसी का विकास नहीं दिखता हूँ या पारिवारिक पृष्ठभूमि से रहित व्यक्ति से मैं किसी का विकास नहीं दिखता हूँ। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी पैदा हुए हैं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से उनका एक ऐसा संस्कार पड़ा जिससे वह करते जाइए यार। हाँ, उच्च आदर्शों को, मापदंडों को उन्होंने स्थापित किया। हाँ मुनि जी कुछ कह रहे थे? भाई साहब थोड़ा शॉर्ट करिएगा। हाँ नहीं ठीक है, हम बस हमारी बात समाप्त हो रही है। अब बस यही व्यवस्था के लिए मैं जोर देता हूँ कि हम सब लोगों को मिल करके परिवार व्यवस्था के प्रति अधिक से अधिक चिंतन करें, उस पर अधिक से अधिक प्रकाश डालें और उसको अधिक से अधिक प्रमुखता से उसके मुद्दा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। इसी साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुनि जी अब आपका कमेंट ले लें। बताइए ज्ञानेंद्र जी। बाबा आपका कमेंट ले लें, आप बोलिए बाबा। चलिए, तो
एक बात आपको ये बता दें कि हम लोग इस चर्चा को अभी परिवार वाली जो परिवार समाज व्यक्ति, इसको और भी 2-3 दिन चलेगी। इस पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आपको एक बात हम जानकारी ये दे दें कि भारत में या हिंदुओं में हिंदुत्व को संगठन नहीं माना गया है, मंच माना गया है। व्यक्तियों का समूह जो समाज है, उस समाज की परिभाषा ये अंबेडकर, नेहरू, इन लोगों ने समाज की परिभाषा बदल दी। भारत जो था वो भारत में समाज था, परिवारों का, गांवों का संघ, और इन लोगों ने कर दिया उसको जातियों और धर्मों का संघ। तो परिणाम क्या हुआ? संविधान से गांव बाहर हो गए, परिवार बाहर हो गए, धर्म और जात घुस गए उसके अंदर। अब ये धर्म और जाति के घुस जाने के कारण सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। नहीं तो परिवार, गांव ये संगठित इकाई थे, ये धर्म और जात का झगड़ा ही नहीं पैदा होता। फिर तो यह एक माने सोचने की बात है कि संविधान में परिवार, गांव को निकाला गया और धर्म और जाति को उसमें घुसा दिया गया। ये तो बात हो ही गई है, सब लोग बताए हैं कि संविधान में परिवार नाम की कोई चीज है ही नहीं। गांव को भी बहुत बाद में राजीव गांधी के कार्यकाल में गांव को भी भूमिका मिली। हमारी जो व्यवस्था थी, परिवार व्यवस्था, गांव व्यवस्था, यह व्यक्तियों के संस्कारों से चलती थी, कानून से नहीं चलती थी। दुर्भाग्य ये हुआ कि हमने संस्कारों वाले कार्य को, हम लोगों ने नहीं, हमारी संवैधानिक व्यवस्था ने संस्कारों के महत्व को छोड़ दिया और कानूनों के महत्व को स्थापित कर दिया। हर जगह उन्होंने कानून घुसा दिए। परिणाम क्या हुआ कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी अस्त व्यस्त हो गई। पहले परिवार जब बनते थे तो एक व्यवस्थित इकाई होती थी और परिवार सबकी सहमति से चलते थे, किसी कानून से नहीं चलते थे। अब आपने परिवार में कानून घुसा दिया, परिवार को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया, गांव को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया और कानून उसके अंदर घुसा दिया। और जबकि धर्म और जाति को इन लोगों ने संवैधानिक अधिकार दे दिया। अब ये कानूनी और संवैधानिक ये मामला अलग से कभी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में समस्या कहाँ पैदा हुई कि हमारी भारत की संवैधानिक व्यवस्था में पश्चिम का लोकतंत्र, साम्यवादी देशों का साम्यवाद और मुस्लिम देशों का इस्लाम, इन तीनों की खिचड़ी बन गया हमारा संविधान। हमारी उस समय की परिस्थिति रही होगी वो एक अलग विषय है, क्या परिस्थिति थी कभी चर्चा होगी उस पर। मैं उस पर यह नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर गलती की गई, लेकिन
यह बात तो सही है कि हमारा संविधान बनाने में सबकी खाली नकल की गई और भारत को छोड़कर, ये एक कमजोरी रही है। तो बना किसमें? पश्चिम का लोकतंत्र, मुस्लिम देशों का इस्लाम और साम्यवाद, और तीनों की खिचड़ी बना करके आपने एक संविधान बना दिया। यही आकर के मामला कुछ मेरे हिसाब से तो गड़बड़ाया। जो परिवार व्यवस्था थी, इसमें था परिवार और समाज, इसमें था व्यक्ति का स्वशासन। व्यक्ति कहीं गुलाम नहीं था, तो व्यक्ति का स्वशासन, परिवार और समाज का अनुशासन, और तब राज्य का शासन, इस तरह का संतुलन था। अब स्वशासन खत्म हो गया, सरकार ने स्वशासन दिया ही नहीं, समाज व्यवस्था को तोड़ दिया, परिवार व्यवस्था को तोड़ दिया, तो अनुशासन भी नहीं रहा। अब सारा काम सरकार करने लग गई, तो सारा काम सरकार करेगी तो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार की भूमिका बहुत विशेष परिस्थिति में होती थी। जैसे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी में ब्रेक इमरजेंसी के लिए होता है, विशेष परिस्थिति के लिए होता है। ऐसा थोड़ा होता है कि हमेशा ब्रेक लगा ही रहेगा। अगर ब्रेकें लगा रहेगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? तो इन लोगों ने ब्रेक लगा के छोड़ दिया उसको। अब आप एक्सीलेटर दबाते रहिए, बड़ी मुश्किल से थोड़ा मोड़ा बढ़ गए तो बढ़ गए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये एक समस्या पैदा हुई। समाज को पहले, परिवार और समाज को बहिष्कृत करने का अधिकार था, दंड देने का अधिकार नहीं था। जब भारत गुलाम हुआ मुसलमानों का, तब मुसलमानों ने कहा कि समाज को दंड देने का अधिकार, समाज संसार कर सकता है। तो धीरे धीरे भाई, यहाँ तो 50 साल में संस्कार बदल जाता है, उन लोगों ने तो कई सौ वर्षों तक किया। तो हमारे अंदर दंड की भी भावना पैदा हो गई। अब आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहा ये दंड, समाज दंड नहीं दे सकता, समाज बहिष्कार भी नहीं कर सकता है, समाज नाम की कोई चीजें नहीं है, व्यक्ति है और सरकार है बस। साम्यवाद में तो व्यक्ति भी नहीं है, केवल सरकार है। लोकतंत्र में व्यक्ति और सरकार दो माने जाते हैं। ये जो माने घपला हुआ, इसका हम लोग परिणाम देख रहे हैं वर्तमान समय में। यह बात सही है कि परिवार ही सहजीवन की पहली पाठशाला है। अब जब परिवार व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई, तो व्यक्ति के अंदर सहजीवन की ट्रेनिंग कहाँ से होगी? हुई ही नहीं। परिणाम हुआ उसका कि व्यक्ति के संस्कार प्रदूषित होते चले गए, और यह जो संस्कारों का प्रदूषण है, ये एक परिवार व्यवस्था के टूटने में भी इसका महत्वपूर्ण आधार रहा है। तो इसलिए एक बात और आई है कि हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है, इसको संगठन का रूप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो मंच है। यह बात सही है, लेकिन परिवार एक संगठन है, गांव भी एक संगठन है।
तो मैंने जो पहले आपसे कहा कि हम लोगों ने परिवार और गांव को किनारे करके और जिस तरह हम लोगों ने धर्म और जाति को संगठन बना दिया, उसके कारण सारी समस्याएं पैदा हुई। अब हमारे सामने सिर्फ एक मार्ग है, और वो मार्ग हमारे सामने यही है कि हम पश्चिम के लोकतंत्र, इस्लाम का संगठनवाद और साम्यवाद, इन सब से थोड़ा थोड़ा किनारा करके हम धीरे धीरे परिवार व्यवस्था को सशक्त करें, गांव व्यवस्था को सशक्त करें, लोक स्वराज्य, लोकतंत्र की जगह लोक स्वराज्य को धीरे धीरे लाने का प्रयास करें, तो हमको लगता है कि समस्या सुलझ सकती है। ये मेरा इस तरह मानना है। एक जगह और आपको बताऊं, जब भारत में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने परंपरागत परिवार व्यवस्था में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा शुरू किया था। कुछ सती प्रथा, कुछ बाल विवाह, कुछ और कुछ करके परिवार व्यवस्था में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने, लेकिन ज्यादा नहीं किया था। ज्यादा हस्तक्षेप हुआ है स्वतंत्रता के बाद, और उसमें भी स्वतंत्रता के बाद हस्तक्षेप करने में पंडित नेहरू की जितनी भूमिका रही है वो बहुत ज्यादा नहीं रही है, अंबेडकर की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। मैं आपको एक एक जानकारी दे देता हूं। जब पूरा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो 1946 में 46 में एक चिट्ठी, गुप्त चिट्ठी लिखी गई भारत से। अंबेडकर ने चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को। उस समय 1946 में जब संविधान बनना शुरू हो रहा था या हो गया था, 46 में संविधान बनना शुरू हो गया था। अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे। अंबेडकर ने चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को, अंग्रेज सरकार को, कि हमारे दलितों ने आपकी सरकार को भारत में बनाए रखने में बहुत मदद की है, इसलिए आपका यह कर्तव्य है कि आप हमारे दलित समुदाय को विशेष महत्व दें। और उसमें यह भी लिखा है कि आपको चाहिए कि आप अधिक से अधिक दलितों को अपनी सेना में भर्ती करें। लिखा कर गया है 46 में कि आप अपनी सेना में भर्ती करिए, हम आपके प्रति वफादार हैं। ये चिट्ठी लिखी गई है, और मैं कोई मतलब संघ का या किसी का लिखा हुआ आपको नहीं बता रहा हूं। मैं आपको जो बता रहा हूं आप जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि ये चिट्ठी लिखी गई। किसको लिखी गई वो भी पता है, किस तारीख को लिखी गई वो भी पता है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे देश में इस तरह के लोग हमारे संविधान निर्माता हो गए, बताइए। चलिए ठीक है, आगे आप लोग बताइए। ये विषय भी और चलेगा आगे। कोई बात आप लोग कहिए, पूछिए, अभी समय है। मैंने जो अम्बेडकर जी के बारे में कहा उस पर भी आप पूछ सकते हैं, कोई बात, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसको।
क्योंकि मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ ना। और भाई अपनी बात कहें, किसी को कुछ कहना हो या कुछ पूछना हो तो कह सकते हैं। कोई बात श्रीकांत जी नहीं बोले हैं आज तक कुछ नहीं। आचार्य जी, ब्रजेश जी, मैं जो है परिवार व्यवस्था को आगे बढ़ाता हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो। जी भाई सर। बाबा, परिवार की व्यवस्था जो है हमारे समाज में वर्णवाद के रूप में उपलब्ध थी, और वर्णवाद को जो है तहस नहस किया गया जब अंग्रेजों द्वारा नौकरों द्वारा शासन किया गया इस देश में। नौकर कह लीजिए या शूद्र कह लीजिए, तो वो शूद्रवाद का प्रथम दौर था, और धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाया ही गया। और आज जो समय है, ये नौकरों द्वारा संचालित व्यवस्था है। यहाँ तक कि लोग विचार भी नौकरी की तरह कर रहे हैं, किताब भी नौकरी की तरह लिख रहे हैं। कोई दलित चिंतक है, कोई सवर्ण चिंतक है, मतलब वो पैसे के लिए लिख रहे हैं। यह जो शूद्रवाद का दौर चल रहा है, इसने समाज को एकदम से तहस नहस कर दिया। परिवार टूट गए, ठीक है। कोई व्यवस्था नाम की चीज रह नहीं गई समाज में, सारी व्यवस्थाएं मिट गई। नहीं, आपका बा- कोई प्रश्न भी है इसमें? बाबा एक प्रश्न मेरा है। आप प्रश्न बताइए। जिस कालखंड में आप बता रहे हैं बाबा कि काशी राम जी ने ऐसा पत्र लिखा कि शूद्रों ने बहुत आपकी मदद की है, उसी हाँ, कालखंड में गांधी जी भी पत्र लिखते थे, योर फेथफुल सर्वेंट, आपका विश्वास पात्र नौकर। यह भी तो गांधी जी के पत्रों में मिला हुआ। अभी कुछ दिन पहले नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी गांधी की जी थी इस ने पर। गांधी जी ने ये कहीं नहीं लिखा है कि हमने आपको यहाँ बनाए रखने में मदद की है। ये तो बात कहीं नहीं आई है। गांधी जी हमेशा, आप ये बताइए कि स्वतंत्रता संघर्ष में अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा है? जी जी जी। अंबेडकर जी का, कम्युनिस्टों का, संघ का, और एक और जिन्ना का, इन चारों का कहाँ कौन सा योगदान रहा? 42 से शुरू हुआ है। गांधी जी का आंदोलन 42 से शुरू हुआ, 47 तक चला, 5 साल। वह उनका बहुत बड़ा योगदान ये रहा था। अंबेडकर तो उस समय छोटे नेता थे, उनसे सीनियर नेता मंडल जी थे जो पाकिस्तान चले गए थे। अंबेडकर तो चुनाव जीत भी नहीं पा रहे थे, वो तो विकल्प के रूप में मंडल पे खड़े हुए। मंडल जी का जो था योगदान भारतीय स्वतंत्रता का योगदान, समाज में यदि विद्रोह ना हो तो स्वतंत्रता मिल जाए। और सामाजिक विद्रोह को रोकने के लिए मंडल ने यह बात बहुत ही दृढ़ता के साथ कही कि हम दलित गांधी के साथ हैं, भारत के साथ हैं, अंग्रेजों के साथ नहीं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल का ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। ठीक कहा आपने। चलिए, और कोई बात किसी की हो तो बताइए, नहीं तो कल का विषय बताइए। बाबा कल का विषय आप ही कुछ लाइन खींच दीजिए। नहीं, विपुल जी बाबा, बता सकते हैं ना? हाँ विपुल जी बाबा, बताइए। बाबा। हाँ बताइए। हाँ, हाँ, हमने जो विषय कल का रखा है वो है 5050 से लेकर 5059 तक। और जो मैंने 4 पॉइंट्स रखे हैं वो मैं बोल देता हूँ।
पहला पॉइंट है व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक और समन्वयक हैं। जो दूसरा पॉइंट है समाज के व्यवस्थित संचालन में धर्म की भूमिका। जो तीसरा पॉइंट है व्यक्ति के 3 प्रकार, सामाजिक, असामाजिक और समाज विरोधी। और जो जो चौथा है अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए। ये है 4 पॉइंट जिस पे हम कल चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो विषय था वो था व्यक्ति, परिवार और समाज। कल का विषय जो आप बता रहे हैं ये है व्यक्ति और समाज। व्यक्ति और समाज का दोनों का अंतर संबंध कैसा है और कैसा होना चाहिए। हाँ, व्यक्ति और समाज इतने तक है, कल वाले में परिवार व्यवस्था शामिल नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। और फिर कोटेशन नंबर बता रहे हैं 5050 से 5059 तक। हाँ सर, हाँ। हाँ, ठीक है, तो अब समाप्त करिए ज्ञानंद जी। जी बाबा, जी बाबा। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कल फिर नए विषय के साथ।